हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सोनी और 7 कैरियर में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को कुछ एग्जाम्पल। पिछली वीडियो में हमने नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट में कैसे करता है उसका प्रोसीजर देखा था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ वो वीडियो आप देख लो पूरा, तो उससे आपको पता चलेगा कि कौन कौन से केसेस है जिससे जो पूरा प्रोसीजर है उसमें नॉन एग्जैक्ट को एग्जैक्ट में कन्वर्ट करता है। तो वो आप पूरा केस नंबर 1, 2 और 3 देख लेना, कुछ शॉर्टकट है वो भी देख लेना, और वो केस के हिसाब से आज हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं केस नंबर 1 का एग्जाम्पल। केस नंबर 1 का एग्जाम्पल है, केस नंबर 1 में है कि अगर आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो अगर जो होमोजेनियस है, मतलब जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें आपको होमोजेनियस फंक्शन नजर आ रहा है, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस होगा। तो ये तो पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया है। अगर होमोजेनियस की बात हो रही है तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप नंबर 2 वो पूरा वही है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इट मींस नॉन सेपरेबल। तो यही चीज अगर आपको होमोजेनियस नजर आ रहा है तो आप ये मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, और ये हमारा टाइप नंबर 2 जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, उससे से भी आप सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं नॉन एग्जैक्ट पूरा प्रोसीजर, तो इस मेथड को भी समझ लेते हैं कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 1, आपके पास जो एग्जाम्पल है xy माइनस 2y स्क्वायर dx माइनस x स्क्वायर माइनस 3xy dy इज इक्वल टू 0। आपको बताना है कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नॉन एग्जैक्ट। अगर वो नॉन एग्जैक्ट है तो प्रोसीजर क्या है सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं। पहले तो हम उसके कंपेयर कर लेते हैं कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन is xy minus 2y square dx minus x square minus 3xy dy is equal to 0। अगर हमने कंपेयर कर लिया, हमारा जो जनरल फॉर्मेट है कि किसी भी एग्जैक्ट या नॉन एग्जैक्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, तो n dx plus n dy is equal to 0। आपको मालूम होना चाहिए कि dx के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो m होगा, dy के मल्टीप्लिकेशन में जो होगा वो n होगा। यहाँ पर आपको m क्या मिल रहा है, तो m मिल रहा है xy माइनस 2y स्क्वायर, और n क्या मिल रहा है, तो आपको मिल रहा है माइनस ऑफ, क्योंकि यहाँ पर ब्रैकेट के बाद माइनस है। तो ये अगर कंपेयर करोगे आप, dy के मल्टीप्लिकेशन में n है, dy के मल्टीप्लिकेशन में पूरा ब्रैकेट लेकिन माइनस में है, तो x स्क्वायर माइनस 3xy ये मिला। इट मीन्स आप बोल सकते हो कि n जो है वो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3xy है। अगर आपने ब्रैकेट ओपन कर दिया तो ये पहला टर्म माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आपको करना क्या है, तो पहले चेक करना है कि व्हाट इज डेल n बाय डेल y एंड व्हाट इज डेल n बाय डेल x। तो डेल n बाय डेल y आपको मालूम है कि ये जो है पार्शियल डेरिवेटिव है, वो पार्शियल डेरिवेटिव में होता क्या है, अगर आप विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल डेरिवेटिव कर रहे हो तो y वेरिएबल के अलावा जितने भी वेरिएबल है या फिर टर्म है अदर वेरिएबल के, वो कांस्टेंट कहलाए जाएंगे। और आपको पता है कि अगर कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई में है तो वो एज इट इज रहेगा, अगर कांस्टेंट टर्म अकेला है तो वो 0 हो जाएगा। ओके, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x के अलावा जितने भी वेरिएबल, चाहे वो y हो या कोई भी टर्म हो, वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका पार्शियल डेरिवेटिव कैसे होता है। m का पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो यहाँ पर y दिख रहा है तो y का डेरिवेटिव 1 होगा, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में x एज इट इज रहेगा, x into 1 मतलब x होगा, माइनस y स्क्वायर का डेरिवेटिव है ना, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2y, मतलब x raised to n का जो डेरिवेटिव है, तो मालूम होगा कि x raised to n का डेरिवेटिव क्या होता है, तो n x raised to n minus 1 होता है, वो ही अप्लाई कर रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई में आएगा, पावर में 1 बचेगा, ऑलरेडी 2 मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा 4y। ओके, तो यहाँ पर आपको x माइनस 4y मिला, और विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव कर रहे हैं तो यहाँ पर माइनस 2x, और प्लस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं x का 1 होगा तो 3y मिलेगा। ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल नहीं है, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये कंडीशन डेल n बाय डेल y इज नॉट इक्वल टू डेल n बाय डेल x, ये आपको ऐसा अनइक्वल मिल रहा है। तो आप बोल सकते हो कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है वो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करता है, तो इसके लिए आपको चेक करना होता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है, लेकिन इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है वो डिपेंड करता है केस नंबर 1, 2 एंड 3 पे। और केस नंबर 1 क्या है, तो केस नंबर 1 है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस फॉर्मेट में होना चाहिए। केस नंबर 2 क्या है, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, तो dx के मल्टीप्लिकेशन में अलग से y दिखाई दे, या फिर dy के मल्टीप्लिकेशन में अलग से x दिखाई दे, इस टाइप का स्टैंडर्ड फॉर्मेट। अगर दोनों नहीं है तो ही आपको केस नंबर 3 में जाना है।
यहाँ पर दिख रहा है, वही तो सॉल्व कर रहा है होमोजेनियस, और आपको दिख ही रहा है कि आपका डिफरेंशियल इक्वेशन को होमोजेनियस फॉर्मेट में है। तो होमोजेनियस आपको रिवाइज करा देता हूँ कि होमोजेनियस क्या होता है, कि ये जो है फंक्शन ऑफ ये जो dx के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है, ये इसका जो पावर क्या है, तो 1 और 1 2 हो जाएगा, इसका 2 है मतलब इसका डिग्री 2 हो गया, और इसका 2 है यहाँ पर 1 1 मतलब इसका डिग्री 2 हो गया। इसका मीनिंग ये हो गया कि आपका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें होमोजेनियस फंक्शन है, और इस टर्म है सेम डिग्री, इस टर्म ये टर्म है पूरा इसके डिग्री 2 हो जाएगा, इसका डिग्री 2 हो जाएगा, एंड इस टर्म है सेम डिग्री, देन इट्स कॉल्ड होमोजेनियस फंक्शन, एंड इट फंक्शन इस डिफरेंशियल इक्वेशन कंटेन होमोजेनियस फंक्शन, देन इट्स कॉल्ड होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको ये केस नंबर 1 नजर आ रहा है, तो आपको लिख देना है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनियस। आप ऐसा भी लिख सकते हो कि यहाँ पर m एंड n दोनों होमोजेनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड देन इंटीग्रेटिव फैक्टर क्या होगा, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा 1/mx प्लस ny, 1/mx प्लस ny होगा, है ना। तो केस नंबर 1 में इंटीग्रेटिव फैक्टर ये फॉर्मेट में है। आपको करना क्या है, तो 1/mx प्लस ny क्या है वो आपको चेक करना है। m क्या है, तो ये रहा आपका m और ये होगा n, तो m के साथ आपको x मल्टीप्लाई करना है, तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिख दो x² माइनस 2xy², और बीच में प्लस है और ये n है, इसके साथ आपको y मल्टीप्लाई करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यही टर्म लिखना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और आपको y मल्टीप्लाई करना है, और इसके साथ 3xy²। आपने क्या किया, n के साथ y मल्टीप्लाई कर दिया और n के साथ x मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपके पास ये तो कट हो जाएगा, लेकिन 3 टाइम्स xy² माइनस 2 टाइम्स xy², तो आपको मिला 1/3 माइनस 2 1, देन ऑब्वियसली 1/xy² मिलेगा। तो आपका इंटीग्रेटिव फैक्टर आपको मिल गया है, हाँ, इंटीग्रेटिव फैक्टर आपको मिल गया बिकॉज ऑफ केस नंबर 1/mx प्लस ny, वो आपको मिला 1/xy²। अभी क्या करेंगे, ये जो मिला उसको मल्टीप्लाई करना है विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, विद गिवन नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चलिए ट्राई करते हैं। तो हम लिखेंगे कि नाउ मल्टीप्लाई, यहां पर ही लिख देते हैं, now multiply if is equal to 1/xy² with given differential equation, तो हमने अगर मल्टीप्लाई कर दिया है तो हम कैसे लिखेंगे, हर एक टर्म के साथ, मतलब if मल्टीप्लाई करना है, ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर थोड़ी सी जगह करके हमने लिख दिया कि ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1/xy²। तो क्या किया, तो इंटीग्रेटिव फैक्टर को फाइंड किया हमने, IF को फाइंड किया, और वो IF को विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, आपको जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिया गया है उसके साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो अभी ब्रैकेट ओपन करके देख लो कि कौन कौन से टर्म थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हो आप। तो अगर ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई में आ रहा है तो x तो ऑब्वियसली निकल जाएगा, क्लियर, और y निकल जाएगा, बचेगा 1/y, ओके, माइनस अभी आप देखो कि 2 तो बचेगा ही, और y² निकल जाएगा और बचेगा x, तो ये आपने सिंप्लीफाई कर दिया, मतलब ये पूरा ब्रैकेट है, इसके साथ आपने ये टर्म मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस में लिखूंगा, ये टर्म इसके साथ आएगा तो ये x निकल जाएगा, तो x ऊपर बचेगा और डिवीजन में y² बचेगा, माइनस अभी ये टर्म इसके साथ आएगा तो 3 बचेगा, और x निकल जाएगा, y भी निकल जाएगा, बचेगा y। तो ये है ना, तो आपको मल्टीप्लाई करने के बाद थोड़ा आप जो सिंप्लीफाई कर रहे हो वो डायरेक्टली आपको लिख ही देना है कि वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि प्रोसीजर में आपको बताया गया है कि फिर से आपको वो चेक करने की जरूरत नहीं है कि आपने IF मल्टीप्लाई किया है विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन एंड फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो एग्जैक्ट है या नहीं है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है। वो आपको जो मिलेगा, ये जो मिला वो ऑब्वियसली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, आप रख पे जाएं, अगर आपको तसल्ली ना हो तो आप चेक कर सकते हो, ओके। तो ये आपने डायरेक्ट लिख दिया कि ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और किसी भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपको मालूम नहीं है। तो अभी आप क्या करोगे, ये जो है इसका नाम अगर मैं m1 दे देता हूं और इसका नाम अगर मैं m2 दे देता हूं या फिर n1 दे देता हूं, ओके, क्योंकि जो फॉर्मेट है सॉल्यूशन का
उसमें आपको लिखना है ना। तो सॉल्यूशन क्या होगा, इंटीग्रेशन m dx, वो m तो ऑलरेडी हमने आगे लिखा हुआ है इसलिए हमने नया नाम दिया यहाँ पर m1 dx। यहाँ पर क्या लिखेंगे, y जो है वो कांस्टेंट होगा और प्लस जो n1 है वो क्या लिखेंगे, फ्री फ्रॉम x और dy इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपने किया क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर को फाइंड किया और केस को आपको मालूम है, तो केस के हिसाब से आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखा है और वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई कर दिया विद गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन और थोड़ा सिंपलीफाई करके आपको जो मिला वो तो डायरेक्टली आपको पता ही चल गया कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसके बाद क्या करते हैं तो आपको मालूम ही है कि वो सॉल्यूशन के फॉर्मेट में सिर्फ आपको dx के मल्टीप्लिकेशन में जो है वो m मतलब यहाँ पर m1 नाम दे दिया है और dy के मल्टीप्लिकेशन में जो भी है n मतलब यहाँ पर n1 नाम दे दिया है, उसको आपको सब्स्टिट्यूट करना है और इंटीग्रेशन करना है। तो यहाँ पर होगा m क्या होगा, तो 1/m 1/y माइनस 2/x और यहाँ पर y कांस्टेंट है। यहाँ पर लिखा है n1 इज फ्री फ्रॉम x, मतलब आप जो भी n वाला पार्ट लिख रहे हो उसमें x वाला टर्म नहीं होना चाहिए, फ्री फ्रॉम x होना चाहिए। तो यहाँ पर तो नजर आ रहा है x वाला तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ x के अलावा क्या टर्म बच रहा है, तो ये 3/y, लेकिन माइनस माइनस प्लस है तो ये हो जाएगा 3/y dy इज इक्वल टू c। आपको ये समझ में आ गया होगा क्योंकि हमने एक्सेल के भी एग्जांपल देखा है, उसमें क्या किया था, n इज फ्री फ्रॉम x। n इज फ्री फ्रॉम x का मतलब क्या होता है, n वाला पार्ट लिखेंगे लेकिन उसमें से x वाला टर्म नहीं लिखेंगे, इग्नोर कर देंगे। तो ये x वाला टर्म है, नहीं लिखा हमने और ये सिर्फ ये लिखा, लेकिन यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो ये हमने प्लस करके लिखा है। ओके, सिर्फ y वाला टर्म। अभी इंटीग्रेशन आपको मालूम है कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन, यहाँ पर इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं और x के अलावा जो टर्म है तो वो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा। और किसी भी कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन कभी भी जीरो नहीं आता है, कांस्टेंट टर्म का भी इंटीग्रेशन आता है, क्या आता है, तो विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करेंगे, आपको x नहीं नजर आ रहा है तो ये कांस्टेंट टर्म का इंटीग्रेशन क्या होगा, कांस्टेंट इनटू दैट वेरिएबल, जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो वेरिएबल मल्टीप्लाई रहेगा। आपको मालूम ही है कि अगर किसी भी कांस्टेंट k का इंटीग्रेशन करता है, वो फॉर्मूला में भी पढ़ा है आपने कि क्या लिखते हैं, k इनटू x लिखते हैं। मतलब अगर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन करता है, आपको x वेरिएबल नजर नहीं आ रहा है तो आप उस टर्म के साथ वो वेरिएबल मल्टीप्लाई में लिख देंगे। ओके, तो ये हो गया 1/y इनटू x माइनस 2 टाइम्स 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो log x होगा प्लस 3 ऐसे ही लिखेंगे और 1/y का इंटीग्रेशन log y हो जाएगा। और ये है ना x/y माइनस 2 log x प्लस 3 log y इज इक्वल टू c, ये हमारा आंसर होगा। तो ये बहुत इजी है कि आप ये केस नंबर 1 जो है अच्छे से समझ पाए हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में होमोजेनियस आता है। मैंने पहले बोला कि ये जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल आप वो मेथड से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा और सही रहेगा, क्योंकि मेथड चाहे कोई भी हो लेकिन प्रोसीजर सही होना चाहिए। तो होमोजेनियस तो ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है कि होमोजेनियस मतलब टाइप नंबर 2 नॉन सेपरेबल, अगर उस मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर सही होगा, आपको कंप्लीटली मार्क्स मिलेंगे, और अगर ये मेथड से करोगे तो भी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते रहना, क्योंकि जितने भी अन्य स्टूडेंट हैं उनको ये डिफरेंशियल इक्वेशन मतलब ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन चाहे वो लाप्लास हो, धीरे धीरे हम सिलेबस को कवर कर रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।